Assalamu alaikum जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्विक लर्नर ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज के लेक्चर में हम ENG 504 का लेसन 7 और लेसन 8 दोनों कवर कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं, दोनों का एक रिलेशन बन रहा है। क्योंकि जो टर्म्स 7 में बताई गई हैं, लेसन 7 में बताई गई हैं, वही सारी टर्म्स हमने लेसन 8 में पढ़नी है। तो इसलिए मैंने इस लेक्चर में दोनों को कवर करने की कोशिश की है और आप लोगों को ईजीली जो है वो कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों के लिए लेसन ईजी हो जाए। विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। लेसन 7 में पहले तो बताया गया सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग एंड क्रेशंस मॉनिटर मॉडल। ठीक है, अब सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में आप सबको पता है। ठीक है, उसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। 39 से 44 टॉपिक हैं, जिनमें बताया गया फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, जनरल प्रिंसिपल्स शेयर किए गए हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस के बारे में बताया गया, एरर्स के बारे में बताया गया और बताया गया है कि वो एरर्स कहाँ से आते हैं। ठीक है, उसके अलावा द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्रेशन मॉनिटर मॉडल। ठीक है, पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि फ़र्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के प्रोसेस के दौरान जो चीज़ें होती हैं चिल्ड्रन स्टेजेस पर, वो क्या हैं। बताया गया है कि हर बच्चा जो है वो सेम स्टेजेस से गुजरता है। ठीक है, और हर जगह पर ये स्टेजेस जो हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। उसके बाद उन्होंने बताया है कि चाइल्ड लैंग्वेज इज़ रूल गवर्नड एंड सिस्टमैटिक, यानी कि बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज सीखते हुए जिन रूल्स से गुजरते हैं, वो उन रूल्स के दौरान क्या करते हैं कि बहुत सारे रूल्स खुद बनाने की कोशिश करते हैं, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि रूल गवर्नड और सिस्टमैटिक का क्या मतलब है, कि वो जो रूल्स सीखते हैं उसको दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ना सिर्फ ऐसा होता है कि वो बड़ों से देख कर जाए वो सिर्फ उन रूल्स पर कायम हो जाता है, बल्कि उनको और भी डिफरेंट चीज़ों पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके अलावा चिल्ड्रन आर रेजिस्टेंट टू करेक्शन। अब इसका क्या मतलब है कि बच्चे जो होते हैं वो इस मामले में ज़रा थोड़े रेजिस्टिव होते हैं। किस तरह से कि उन्हें अगर कोई गलती बताई जाए तो वो उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो वो थोड़े से रेजिस्टिव होते हैं। ठीक है, वो गलतियों को बार बार दोहराते हैं और उन गलतियों में ज़रा थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं करेक्शन के मामले में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे, आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। बाकी यहाँ पर बताया गया कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस के बारे में। अब कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस में हमने फर्स्ट लैंग्वेज में और सेकंड लैंग्वेज में कुछ डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ के बारे में बात करनी है कि फ़र्स्ट लैंग्वेज से जब हम सेकंड लैंग्वेज की तरफ आते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमारी एक तरह से ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, फ़र्स्ट लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेज की तरफ। अब जब फर्स्ट लैंग्वेज का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, सेकंड लैंग्वेज का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो इस तरह से क्या होगा कि डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। तो इसके बारे में बताया गया है कि वो चीज़ जो है वो हर जगह पर सेम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं लर्नर्स के लिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि ये एरर्स जो हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेज में आने की वजह से नहीं होते और ना ही ये न्यू लैंग्वेज लर्न करने की वजह से होते हैं, बल्कि ये लर्नर की इंटरनल एबिलिटी होती है। ठीक है, कि वो किस तरह से चीज़ों को लर्न करता है। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि इंटर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि 1972 में सेलिंकर ने दिया था कि इंटर लैंग्वेज के दौरान क्या होता है कि हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज की ग्रामर जो है वो सेकंड लैंग्वेज पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिस दौरान क्या होता है कि हम कुछ गलतियां करने लग जाते हैं और उसके बाद उन गलतियों को दोहराते जाते हैं। ठीक है, तो वो इंटर लैंग्वेज यानी कि एक नई लैंग्वेज बन जाती है जो कि करेक्ट नहीं होती। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि एरर्स की वजह बनती हैं। ठीक है, तो इन सब पर जो है वो यहाँ पर बहस की गई है। याद करने वाला कुछ भी नहीं है, जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़हन में रखें आप लोग, बाकी कवर हो जाएगा। उसके अलावा जो मेन चीज़ पढ़ने वाली है वो है क्रेशन मॉनिटर मॉडल्स। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसने कुछ हाइपोथेसिस बताए थे सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। ठीक है, द थेरी इवॉल्व्ड इन लेट 1970s और जो इमर्ज हुई थी 1980s में हुई थी। ठीक है, इसके 5 हाइपोथेसिस हैं। उसमें हमारे पास पहला द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस आ जाएगा, दूसरा मॉनिटर हाइपोथेसिस है, तीसरा नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है, चौथा द इनपुट हाइपोथेसिस और पांचवा द इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस है। ठीक है, ये पांचों हाइपोथेसिस जो हैं इनको उन्होंने नेक्स्ट लेसन में जो है वो कवर किया है। ठीक है, जो कि लेसन 8 है। मैं आप लोगों को 1 बाय 1 हर एक का कॉन्सेप्ट देती जाऊंगी, आप लोगों को समझ आती जाएगी। यहाँ पर उन्होंने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कम जो है वो एक्सप्लेन किया है, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट जो है वो आधे अधूरे रहने वाले हैं। लेकिन हम हर चीज़ को जो है वो थोड़ा डीपली रीड करेंगे ताकि हमें पता चल जाए। पहले तो इन्होंने यहाँ पर मॉनिटर हाइपोथेसिस की बात की है, जो कि हेडिंग्स में ऊपर है, मॉनिटर हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। लेकिन यह पहला हाइपोथेसिस एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस है। ठीक है, अगर तो हम इसकी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज के 2 सिस्टम होते हैं। ठीक है, अब आप देखें एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस में 2 नाम आ रहे हैं, पहला एक्विजिशन है और दूसरा लर्निंग है। ठीक है,
अब अगर तो मैं आप लोगों को इन दो वर्ड्स की अलहदा से डेफिनेशन दूँ तो वो क्या होगी। एक्विजिशन के दौरान क्या होता है कि हम अनकॉन्शियसली जो है वो चीज़ों को सीख रहे होते हैं, ठीक है। सबकॉन्शियसली आप कह सकते हैं कि जो चीज़ें हम सीख रहे होते हैं, ठीक है। अब एक्विजिशन की मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम बचपन में कुछ चीज़ें लर्न करते थे, कुछ चीज़ें हम सीख रहे होते थे, तो उस दौरान क्या होता था, टीचर्स हमें चीज़ें इतनी डीपली नहीं बताते थे, तो हम पढ़ते चले जाते थे और एक लेवल ऐसा आता था कि हमें वो चीज़ें समझ आने लग जाती थी, ठीक है। तो ये एक्विजिशन का प्रोसेस इस तरह से होता है कि कोई हमें प्रॉपरली गाइड नहीं करता, हम खुद चीज़ों को लर्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लर्निंग का कॉन्सेप्ट देखें तो उसके दौरान क्या होता है कि कॉन्शियसली आप लोगों को सिखाया जा रहा होता है, ठीक है। अब आपको जो नॉलेज प्रोवाइड की जा रही होती है वो समटाइम ग्रामर की होती है, वोकैबलरी की होती है, और प्रॉपरली एक तरह से स्ट्रेस क्रिएट किया जाता है, और लर्निंग का प्रोसेस होता है, आप प्रॉपरली कॉन्शियसली लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये लर्निंग का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता था कि ये दोनों प्रोसेस के दौरान जो है वो हम सेकंड लैंग्वेज जो है वो अक्वायर कर रहे होते थे, उसको लर्न कर रहे होते थे, ठीक है। अब यहाँ पर पहले एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस की बात की गई है कि अकॉर्डिंग टू क्रेशन लर्निंग सिस्टम हैज़ ओनली वन फंक्शन, आई एज अ मोनीटर और एडिटर, ठीक है। ये एज अ मोनीटर एडिटर काम करता है। अब किस तरह से मोनीटर और एडिटर है, अक्वायर्ड सिस्टम के दौरान या एक्विजिशन के दौरान हम चीज़ें लर्न करते हैं, हमें अच्छे से नहीं पता चल रहा होता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लर्न कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लर्निंग की बात करें तो उस दौरान हमें प्रॉपरली गाइड किया जा रहा होता है। तो जब हमें हर चीज़ पता होगी तो एक्विजिशन के दौरान हम जब उन्हें पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि अच्छा ये चीज़ ये थी, ये चीज़ ये थी, तो एक तरह से ये दोनों हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मोनीटर हाइपोथेसिस की बात की जाए, यहाँ पर बताया गया कि मोनीटर इज़ थॉट टू आल्टर टू द आउटपुट ऑफ द अक्वायर्ड सिस्टम। अब इसकी मैं बात बताती हूँ कि एक्विजिशन और लर्निंग इनके दौरान ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। किस तरह से आप लर्निंग के दौरान क्या करते हैं, आपको हर चीज़ पता होती है, ठीक है। जो आपकी लर्निंग है वो आपके एक्विजिशन पर बहुत असरअंदाज होती है। किस तरह से कि आपको रूल्स पता होते हैं, ठीक है। तो एक्विजिशन के दौरान अगर आप कुछ गलत बोलेंगे तो खुद आपका मोनीटर हाइपोथेसिस एक्टिवेट होगा और आपको अलार्म करेगा कि अच्छा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ राइट है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि मोनीटर हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इनका मानना था कि लैंग्वेज का एक प्रेडिक्टेबल साइकिल है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सबको नेचुरली जो है वो लैंग्वेज सिखाई जा रही होती है। किस तरह से, जैसे आप पहले नाउन से गुजर कर आते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पर दूसरी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, फिर अगली चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो एक तरह से ये एक प्रेडिक्टेबल साइकिल बन जाता है, ठीक है, जो नेचुरली हर एक पर अप्लाई किया जाता है, हर कोई जो है वो उस साइकिल से गुजर कर आता है। तो ये नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है जिसमें बताया गया कि वी एक्वायर द लैंग्वेज रूल्स इन अ प्रेडिक्टेबल ऑर्डर। इनपुट हाइपोथेसिस आ जाता है। अब सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के दौरान इनपुट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक। अब इनपुट हाइपोथेसिस के दौरान क्या होता है कि जो मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है वो कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए, इजीली आपको समझ आ सके। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉपरली ग्रामर प्रोवाइड की जा रही है कि आप उस ग्रामर को लर्न करें, आप रूल्स को लर्न करें। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि लर्निंग का प्रोसेस फॉलो किया जाए, यानी कि आप लोगों को जो है वो स्ट्रेस दिया जाए, उसके अलावा आपको ग्रामेटिकल रूल्स प्रॉपरली समझाए जाएँ, बल्कि इसका ताल्लुक जो है वो एक्विजिशन प्रोसेस से होता है। लेकिन जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाए वो इजीली आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, लेकिन ज़रा सा आपके लेवल से ऊपर का हो। इसके बाद हमारे पास यहाँ अफेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस आ जाता है। अफेक्टिव का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि इसका लिंक जो है वो इमोशंस के साथ होता है, ठीक है। अब लैंग्वेज सीखते हुए मुख्तलिफ फ़िल्टर आ जाते हैं, जैसे कि लो सेल्फ एस्टीम, एंग्जाइटी, उसके अलावा लैक ऑफ मोटिवेशन, ये सारे फ़िल्टर्स। इनका हल क्या है कि इन सबको जो है वो प्रॉपरली मोटिवेशन प्रोवाइड की जाए, आपकी एंग्जाइटी को, आपकी लो सेल्फ एस्टीम को जो है वो बढ़ाया जाए, आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया जाए। इस दौरान क्या होगा कि आपका डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आप लोग इजीली लैंग्वेज सीख सकेंगे, ठीक है। तो ये सारे हाइपोथेसिस थे जिनको वन बाय वन एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ पर बहुत कम एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को इजीली प्रोवाइड किए ताकि आप लोगों को समझ आ सके। उसके बाद शोमैन अकल्चुरेशन मॉडल ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन आ जाता है, ठीक है। पहले तो अकल्चुरेशन का कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं जो कि प्रपोज किया गया था बाय शोमैन, ठीक है।
इसमें अकल्चरेशन में क्या होता है कि एक क्लास में बाज़ दफ़ा डिफरेंट कल्चर्स के लोग बैठे होते हैं, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है कि डिफरेंट कल्चर्स जो होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट हो रहे होते हैं, शेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। बच्चे जो डिफरेंट कल्चर्स के होते हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट जो है वो कल्चर्स एक दूसरे के शेयर किए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग यूँ कह सकते हैं कि डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ कल्चर फीचर्स व्हेन टू और मोर कल्चर्स कम इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। कंटिन्यूसली कॉन्टेक्ट होता है। उसके अलावा बताया गया है कि कल्चरेशन के दौरान डिफरेंट कल्चरेशन फैक्टर्स जो होते हैं वो लर्निंग पर इफ़ेक्ट होते हैं। किस तरह से इफ़ेक्ट होते हैं, उसमें हमारे पास दो बताए गए हैं, एक सोशल डिस्टेंस है और एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस है, ठीक है। सोशल डिस्टेंस में क्या होता है कि सोशल डोमिनेंस आ जाती है। अब सोशल डोमिनेंस किस तरह से कि कुछ एलीट क्लास के बच्चे होते हैं, कुछ नॉर्मल बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है कि एक डोमिनेंस फैक्टर आ जाता है, यानी कि एक दूसरे पर एक तरह से अपनी बर्तरी शो करने लग जाता है, जो कि लर्निंग में बहुत ज़्यादा अफेक्टिव बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा साइकोलॉजिकल डिस्टेंस में क्या होता है, इसमें असल में अफेक्टिव फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि मोटिवेशन, एंग्जाइटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप लोगों में इन सब चीज़ों की कमी होती है जब आप लोग लैंग्वेज में इजीली या सही कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, तो आप लोगों को एंग्जाइटी होने लग जाती है, कॉन्फिडेंस की कमी होने लग जाती है, जिसके दौरान क्या होता है कि लर्निंग पर अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये शॉमैन के अकॉर्डिंग जो है वो कल्चरेशन मॉडल था और उसके अकॉर्डिंग कुछ फैक्टर्स थे जो कि उसने बताए थे कि लैंग्वेज पर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की हैं, आप लोग जस्ट उसको अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने यहाँ से करना है, मैंने यहाँ से भी कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं। एक्विजिशन का प्रोसेस, मॉनिटर का प्रोसेस, इनपुट हाइपोथेसिस भी बताया गया है और इफेक्टिव फिल्टर भी मैंने इजीली जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया भी है और हाईलाइट भी किया है। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। इजीली मैंने दोनों लेसन्स को कवर किया है। यहाँ पर बाकी कोई चीज़ रह गई होगी तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।